हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। इसमें चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट होती क्या है? लाइट होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी with the help of we can see the objects। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम इस डिजिटल बोर्ड को देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। अब जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी सब क्या होगा, वो किससे कनेक्ट होगा? लाइट से कनेक्ट होगा। और लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक एनर्जी है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे टॉपिक आने वाले हैं वो सब क्या होंगे, कहीं ना कहीं कैसे भी करके लाइट क्या करेगा, लाइट इनसे कनेक्ट में रहेगा। आप बिना लाइट के रिफ्लेक्शन नहीं समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं समझ सकते हैं, या आप मुझे भी नहीं देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पहले मैंने आपको क्या समझाया है? लाइट के बारे में समझाया है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद मिरर के बारे में बात होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता क्या है? हमारे पास एक सरफेस होता है, क्या सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे क्या होता है, हमारे पास जो सनलाइट होती है, चाहे किसी प्रकार की भी लाइट जो आप यूज करेंगे, यहाँ पे सनलाइट क्या करती है? सनलाइट एक मीडियम क्या करती है, एक दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिंग सरफेस करती है, टकराती है, मतलब कि फॉल होती है, चाहे उस पर गिरती है, क्या करती है? फॉल होने करती है, आगे क्या करती है, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है। और क्या होता है, जब वापस जाने से क्या होता है, हम एक बीच में करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर को डिस्क्राइब करने के लिए। और जो लाइट आ रही है कहाँ पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो चली गई है, जो टकरा के बाउंस बैक हो गई, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल जो मैंने एन ड्रॉ किया है, और जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच जो एंगल ड्रॉ हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो क्या कर रहा है, एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डिफिनेशन तैयार है। डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है कि when a light comes from a one medium and falls on a another medium surface and it's bounce back on their medium is called, क्या बोलेंगे हम इसको? बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन का इवेंट, मतलब एक घटना घटित हो रही है। क्या घटना घटित हो रही है? जब लाइट एक मीडियम से चलकर किसी दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर फिर दोबारा अपने ही मीडियम में क्या हो रहा है, वापस चली जा रही है। इस पूरे इवेंट को क्या बोलते हैं हम, इस पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब ये इवेंट हो जाता है, जब ये फिनोमेना डिस्क्राइब हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रूल्स भी आते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा रूल कहता है, ये रूल नंबर पहला जो यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे रूल नंबर पहला यहाँ पे बताया गया है। रूल नंबर पहला इसके नीचे ही आएगा, मैं पहले बताता हूँ। तो रूल नंबर पहला कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आपस में क्या होते हैं? ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा रूल कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये हमारा दूसरा रूल था। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम मिरर की। इसकी बात करेंगे मिरर की, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? स्फेरिकल मिरर भी बोला गया है। ओके, तो हम बात करेंगे मिरर की। मिरर हमारे पास मिरर होता है टू टाइप्स का। पहला होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। ओके, और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है
कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये स्फेरिकल मिरर का टाइप हो गया। आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर दिया भी गया है, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और तीसरा क्या बोल रहा है, बोथ रेज, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड क्या होते हैं, बोथ रेज एंड द नॉर्मल लाई इन ए वन प्लेन, मतलब कि सेम प्लेन में होते हैं। अब बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। तो यहाँ पे क्या बताया है कि मिरर होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर भी क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कब बोलेंगे और कॉन्वेक्स मिरर कब बोलेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक खोखला, हमारे पास क्या होता है, खोखला एक गेंद होता है जो कांच का बना होता है। ओके, जो कांच का बना होता है, जो मिरर का बना होता है, ये मिरर कांच का बना होता है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इस हॉलो स्फीयर में करते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं, करते हैं कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अगर हम उस हॉलो स्फीयर के आउटवर्ड वाले सरफेस पे हम पॉलिश कर देते हैं, ये कौन सा मिरर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉनकेव मिरर। क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन हम उसी हॉलो स्फीयर के सेकेंड वाले पार्ट से, मतलब कि जो दूसरा जो उसका यहाँ पे दिख रहा है, उसके इनवर्ड वाले सरफेस पे पॉलिश कर दे तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, वही देखिए डिफिनेशन वही बात बोल रहा है। डिफिनेशन बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर कब होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड इट कैन कन्वर्टिंग लाइट, मतलब कि जिस वाले सरफेस में, जिस हॉलो स्फीयर में, मतलब कि जो आपके पास जो मिरर है, मिरर का कौन सा पोर्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, मतलब कि कहाँ बन जाएगा, अंदर की तरफ बन जाएगा। पॉलिश करेंगे, देखिए जो भी आपके पास मिरर है, अगर मिरर के आउटवर्ड वाला जो सरफेस है, अगर आप उस पर पॉलिश करते हैं और जो इनवर्ड वाला सरफेस है उसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर। इसका उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, कि जब आप उस मिरर के इनवर्ड वाले सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं और आउटवर्ड वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। वही यहाँ पे बताया गया डिफरेंस देखो। और यहाँ पे भी लिखा गया है कन्वर्जिंग लाइट और डाइवर्ट लाइट। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि जो कॉनकेव मिरर में कोई लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे क्या करती है, आके मिल जाती है। जैसे कि हमारे पास जो ग्लास होता है, जिसे हम किसी पेपर को जला सकते हैं, क्या होता है इसमें, लाइट ऐसे ऐसे आती है, क्या करती है, एक ही पॉइंट पे करती है, इकट्ठा हो जाती है, और क्या होता है, उस पेपर में आग लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो गया, लाइट यहाँ पे हो गया है, कन्वर्ज हो गया। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे आके मिल जाना। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, डाइवर्ज का मतलब कि एक ही पॉइंट से, यहाँ पर टॉर्च हो गया, इसमें क्या होता है, ये लाइट होता है, क्या करता है, ये इस लाइट को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। अगर लाइट फैल जा रही है इसका मतलब डाइवर्ज, अगर लाइट आके इसी एक ही पॉइंट पर मिल जा रही है उसको बोलेंगे कन्वर्ज। बाकी चलते हैं, अब यहाँ पे ये बताया गया कि इमेज फॉर्म बाय ये कॉनकेव मिरर, मतलब कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है। हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कह रहा है कि जब भी कॉनकेव मिरर में यहाँ पर पोल होता है, ओके, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ओके, और यहाँ पर ये इसको अगर पूरा ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका एक सेंटर हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर एक फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस। वही बोल रहा है, पहला रूल बोल रहा है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट्स थ्रू द फोकस। कह रहा है कि कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ करती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। इसी का उल्टा सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है कि ए रे पासिंग थ्रू एफ रिफ्लेक्ट्स बैक पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब कि जैसे ये लाइट क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या करेगी, वो रिफ्लेक्टिंग क्या करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और तीसरा बोल रहा है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, सेविंग मिरर्स एंड हेडलाइट्स। यहाँ पे ये बताया गया है
कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, जब भी उसमें लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस होकर जाती है। अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होकर ही आएगी, क्या करेगी वो रिफ्लेक्टिंग के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। कहाँ यूज होता है? टॉर्च में, सेविंग मिरर्स में और हेडलाइट्स में। जो हमारे पास जो कार होती है, कार की जो हेडलाइट्स उसमें यूज होती हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे पास है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला जो होता है, चाहे वो कॉनकेव के लिए हो, या कॉन्वेक्स के लिए हो, दोनों के लिए क्या होता है? इक्वली होता है, मतलब दोनों के लिए सेम होता है। उसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f = 1/v + 1/u। 1/f, f क्या है यहाँ पे? फिगर में समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं हम s से दिखाते हैं, और जो इमेज बना उसको दिखाते हैं हम h' से दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। ओके, और ये हमारा सेंटर था, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस डिस्टेंस क्या होता है? r होता है। और ये छोटा वाला होता है हमारे पास फोकल लेंथ होता है। और जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम दिखाते हैं u से दिखाते हैं, और इमेज का दिखाते हैं हम v से दिखाते हैं। ओके, और इस फॉर्मूले में हम इसका यूज करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी जा रही है और उसका इमेज यहाँ बन रहा है, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। वो चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके, वही यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है। फॉर्मूला लिखा है हमारे पास 1/f = 1/v + 1/u। f क्या है? फोकल लेंथ हमने अभी दिखाया था। और v क्या है हमारा? v हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, मतलब कि इमेज कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ हुआ है, मतलब इमेज फॉर्म हुआ है। और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया था। ओके, हमारे पास एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इमेज के हाइट से कितना बड़ा या छोटा है। फॉर्मूला क्या बना है? यहाँ पे फॉर्मूला बना है m = h' h होता है इसकी हाइट, और इसकी हाइट होती है h' होती है। मैग्निफिकेशन यही बताता है कि ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट कितना बड़ा या छोटा बना है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है m = इतना -v/u। इसे हम कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपना यूज करते हैं। हम कभी कभी m = यूज कर सकते हैं, कभी m = -v/u यूज कर सकते हैं, और कभी कभी हम h' में h = -v/u ये भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, फॉलो द न्यू कार्टेशियन साइन इक्वेशन फॉर डिस्टेंस। मतलब जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर्स लेने वाले हैं, मतलब क्या क्या, v लेने वाले हैं, u लेने वाले हैं, f लेने वाले हैं, या आप h' लेने वाले हैं, जो भी आप लेने वाले हैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो समझ लेते हैं। जो ऊपर आएगा वो पॉजिटिव है, जो इधर आएगा वो भी क्या है? पॉजिटिव है, जो नीचे आएगा वो निगेटिव है, और जो इधर आएगा वो भी क्या है? निगेटिव है। आगे चले। ए नेगेटिव मीन्स द इमेज रियल एंड नॉटेड, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल इरेक्ट। कह रहा है कि जो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद f की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक उल्टा बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है, ये रियल इन्वर्टेड है। और फिर बोल रहा है कि अगर f की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मतलब कि f या u चाहे भी किसी की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव आ जाए, निगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, और पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगा तो रियल बनेगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा? वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, मतलब कि आभासी सीधा बनेगा। जैसे कि किसमें बनता है? वो आपका बनता है कॉन्वेक्स मिरर बनता है। ये किसके लिए है? ये कॉनकेव मिरर के लिए। आगे चलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? When light passes from one transparent medium to another, it changes speed and bends. It is this refraction. कह रहा है कि अगर लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के, मतलब कौन से कैसे मीडियम? जो मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है
एक ऐसा मीडियम जो क्या होता है जिसमें लाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या करता है, ट्रेवल, मतलब कि इमिट कर जाता है, लाइट मैक्सिमम इमिट इन दिस मीडियम। ओके, मतलब कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में करती है, ट्रेवल करती है, चाहे एंटर करती है, वो बैंड कर जाती है। इस लाइट को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, मतलब कैसे निकल जाना है सीधे, इसको मैं ऐसे समझ लेते हैं। लाइट को आना चाहिए ऐसे, क्या कर रही है यहाँ पर हल्का सा ऐसे, इसको जाना चाहिए ऐसे, क्या कर रही है यहाँ पे ऐसे ये बैंड कर जा रही है। मतलब यहाँ पे कौन सा मीडियम है, यहाँ पर ये रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम का मतलब होता है एयर मीडियम, यहाँ पर ये एयर में है। और ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, मतलब कि कौन सा मीडियम, ग्लास वाला मीडियम। ओके, जब लाइट रेयर से डेंसर में क्या करती है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड कर जाती है, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए करती है, वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है। और जब वही लाइट डेंसर से कहाँ जाती है, एयर मीडियम में क्या करेगी, वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ओके, और फिर वही बताया गया यहाँ पे, टुवर्ड्स एंट्रिंग ए डेंसर मीडियम इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, लिविंग अवे फ्रॉम इट थ्रू ए ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट लेटरल शिफ्ट। कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है, इसमें क्या होगा, ये जो लाइट आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो अंदर जो चलेगी इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। वही बताया गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे भी बताया गया है कि लाइट किसी स्पीड से करेगी, मतलब कि n बराबर होता है c/v। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे उस मीडियम के में आपका कितना स्पीड, वही बताया गया है, स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ होता है n sin i = sin r। और ये कैसे बनता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल आई बनेगा और यहाँ पे एंगल आर बनेगा। तो जब कोई भी लाइट एक मीडियम दूसरी मीडियम देखा क्या करती है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। यह क्या बन चुका है, यहाँ पे ये स्नेल्स लॉ बन चुका है। आगे चलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। अब लेंस के द्वारा हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं A lens is bounded by two curved surfaces. A convex lens converts light, a concave lens diverges it. कह रहा है कि जो लेंसेज होते हैं, ठीक है, जो लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ग्लास की तरह काम करते हैं, एक वाटर की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये बताया गया है कि a lens is bounded by two curved surfaces. A convex lens converts लाइट एंड ए कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट। अब समझते हैं कि ये लेंस जो बना है मतलब ये कैसे बना होगा। ये ऐसे बना होगा, हमारे पास दो कांच होगा, पहला कांच, ये दूसरा कांच। और क्या किया है मैंने, इसको आप मिटा दीजिए इतना पोर्शन, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, जो अभी मेरे सामने है। अब ये वाला लेंस कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, एक कांच का गोला यहाँ पे, एक कांच का गोला यहाँ पे, और इसको ऐसे मिला दीजिए और इसे आप मिटा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये कौन लेंस बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे उल्टा मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन लेंस में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ओके, और इसके आगे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस के फिजिक्स पोर्शन में फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है हमारे बुक में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे लाइट के बारे में, लाइट क्या होती है, लाइट क्या क्या कर सकती है, और उसके बाद से मैं रिफ्लेक्शन के बारे में डीपली पढ़ेंगे और फिर रिफ्रैक्शन जानेंगे हम लोग। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइन कन्वेंशन भी जानेंगे, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर लाइट बेंट होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फिर लेंसेज पे कैसे रिफ्रैक्शन होता है कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए, और फिर लेंस फॉर्मूला दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। लेंस का पावर निकालना भी सीखेंगे, और जब एक से अधिक लेंस एक साथ होंगे तो उनका पावर कैसे निकालना होगा ये भी हम लोग सीखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाने से पहले एक बार ये जरूर समझ लेंगे कि लाइट क्या होती है। सबसे पहले लाइट समझते हैं, लाइट क्या है। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकती है। लाइट क्या प्रोड्यूस कर सकती है? देखो, लाइट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीजों को देख सकते हैं। लाइट किसी भी चीजों को हमारे लिए विजिबल बनाती है, और उसके साथ अगर लाइट अधिक होगा तो वो लाइट हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, या लाइट हीट भी प्रोड्यूस करता है। ऐसा देखा होगा तुमने कि धूप में खड़े हो, सन से जो लाइट हमारे यहाँ आती है वो दो चीजें प्रोड्यूस कर रही होती है। बेसिकली अगर किसी भी चीज को हम लोग देख पा रहे होते हैं तो या तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट वहां पे होता है, या कोई बल्ब होता है, कोई टॉर्च होता है, या फिर सनलाइट होती है। तो सनलाइट किसी भी चीज को हमें विजिबल भी बनाती है और उसके साथ साथ हीट भी वहां पे प्रोड्यूस करती है। एक और चीज जान लेते हैं कि लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करती है। जैसा हमने देखा कि अगर सपोज करते हैं कि ये सन है और इधर हमारा अर्थ है कहीं पे, और अर्थ पे खड़े होके हम सन की जो लाइट है उसको पा सकते हैं, या फिर जो सनलाइट की जो हीट है वो हमारे यहाँ आती है। इसका मीन्स जो लाइट है वो प्रोड्यूस यहाँ पे होता होगा और प्रोड्यूस होके ट्रैवल करता होगा हमारे अर्थ तक। दैट मीन्स लाइट जो है वो क्या कर रहा है, लाइट ट्रैवल कर रहा है। जब लाइट ट्रैवल कर रहा होगा तो लाइट किसी स्पीड से ट्रैवल करता होगा। अब लाइट की स्पीड को हम लोग c से डिनोट करते हैं, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि एक सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स ट्रैवल कर सकती है। एक और डिफरेंस होता है जो लाइट और साउंड में होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अभी, कि जो साउंड का स्पीड होता है बेसिकली वो होता है, साउंड का स्पीड कितना होता है, वो होता है 343 मीटर पर सेकेंड। कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करेंगे लाइट की स्पीड से तो ये बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कहीं पे थंडर स्टॉर्म होता है, यानी जब बिजली कड़कती है, तो कई बार हमारे यहाँ फ्लैशिंग पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो लाइट होती है हमारे पास पहले आ जाती है और साउंड कई बार उसके कितने देर बाद आता है। ठीक है, ये इसीलिए होता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से देखो दोनों फिनोमेना एक ही प्लेस पे होता है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म यानी यहाँ पे बिजली कड़की, तो दो चीजें वहां पे प्रोड्यूस हुई, एक लाइट हो गया, एक साउंड हो गया। बट लाइट हमारे यहाँ पहले आ जाता है, साउंड बाद में आता है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से वो पहले ट्रेवल कर लेता है हमारे यहाँ, और साउंड फर्दर बाद में आता है। उसके साथ लाइट और साउंड में एक और डिफरेंस होता है कि साउंड की जो स्पीड होती है इतनी होती है। साउंड जब मीडियम चेंज करता है, ये तो जो साउंड की स्पीड होती है वो किस में होती है, ये साउंड की स्पीड होती है एयर में। एयर में, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम ऐसा बना ले रहे हैं सॉलिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लिक्विड का, और यहाँ पे गैसेस का। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, पास होते हैं। लिक्विड के थोड़े से उससे दूर होते हैं ऐसे, और इवन गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। तो क्या देखेंगे कि ये जो साउंड की जो स्पीड है वो एयर में दी गई है, और एयर में साउंड की स्पीड इतनी है 343 मीटर पर सेकेंड। तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और किसी तक भी अगर वो वॉइस जा रही है, तो मेरी वॉइस को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मेरी वॉइस को कैरी करते हैं। इस मॉलिक्यूल के पास मेरा साउंड जाता है, फिर वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पास करता है, ऐसे साउंड ट्रेवल करता है। जैसे हम आएंगे थोड़े से डेंसर मीडियम में, थोड़ा सा हम अगर कोई ऐसा मीडियम ले लेते हैं जो लिक्विड है, ये तो गैस है, अब लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं, तो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी थोड़ी अधिक होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो साउंड की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, इस मॉलिक्यूल तक जाएगी, फिर पास में ही मॉलिक्यूल होता है वो तुरंत पास करेगा इसको, फर्दर ऐसे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो साउंड जब भी एयर से ट्रैवल करेगा वाटर में, तो 4.3 टाइम्स जो उसकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड होती है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। जब साउंड एयर से ट्रैवल करता है स्टील में, तो क्या होता है, स्पीड में जब ट्रैवल करता है तो मुझे लगता है कि 14 टाइम्स उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से होता है क्या है, जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ
ऐसा तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बेंच होगा सर, तो बेंच पे अगर किसी ने ऐसे कान रख के कोई सोया होगा और तुम थोड़ा सा भी दूसरे साइड में अगर अपने फिंगर से ऐसे बजाते हो तो कान में बहुत तेज आवाज आती है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, वो सॉलिड होता है बेंच हमारा, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास होते हैं, जिसकी वजह से साउंड को ट्रैवल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी साउंड पहुंच जाता है। खैर हम लोग को पढ़ना क्या, हम लोग को साउंड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या, लाइट के बारे में। तो यहां से एक चीज देखा हमने कि लाइट को, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस के थ्रू साउंड ट्रैवल करता है। बट क्या लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जब सन से लाइट प्रोड्यूस होता है और सन से लाइट जब हमारे अर्थ पे आता है तो बीच में ऐसे भी कई सारे स्पेसेस या फिर मोस्ट ऑफ द स्पेसेस ऐसे हैं जहां पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, बिल्कुल वो वैक्यूम है। वैक्यूम यानी यहाँ पे ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कोई भी वहां पे मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि सन से लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे अर्थ तक आ जाती है। इसका मतलब कि लाइट जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, यानी वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि लाइट जो है हमेशा वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, और जैसे कोई भी मैटर होता है मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, फिर वो फर्दर बनते हैं एटम से, फिर वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ऐसे ही लाइट किस चीज से बनता है? लाइट बनता है फोटॉन्स से। चलो, तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा लाइट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलो सपोज करते हैं ये कोई बाउंड्री है, कोई भी एक सरफेस है और इधर हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। सपोज करो कि यहाँ से हमने टॉर्च जलाया हुआ है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, सन भी मान सकते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है। इससे क्या हो रही है? लाइट ऐसे जा रही है और इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। लाइट जो है अगर इस सरफेस पे स्ट्राइक करके और फिर वहां से उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए जिस मीडियम से वो आई होती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एरोज बनाना बहुत जरूरी है। ये एरोज डिनोट करते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। नाउ यहाँ पे एक और चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जिस भी पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट पे ये सरफेस है, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गई। इमेजिनरी लाइंस को हमेशा हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो देखेंगे ये हमारा सरफेस है। सरफेस अभी बताऊंगा सरफेस क्या होता है। ये लाइट की रे जो इंसिडेंट हुई इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ये तो नॉर्मल है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, और ये होता है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक और चीज देखेंगे हम लोग कि ये जो नॉर्मल है और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ये इंसिडेंस होने की वजह से एंगल बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर, यानी एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये है, पहला लॉ ये हो जाएगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब ये है कि ये जो तीनों लाइंस है, ठीक है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एक 2D प्लेन पे, एक प्लेन पे शो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies on the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल R, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे स्फेरिकल मिरर से। और स्फेरिकल मिरर में बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक हमारे पास होगा कॉन्केव मिरर और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर ना। दोनों क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अभी देखेंगे। क्योंकि इसमें एक डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जाएंगे फिर से बोर्ड पे और बोर्ड पे ही पढ़ेंगे हम लोग। तो स्फेरिकल मिरर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर इस टर्म से ही समझ में आता होगा कि ये स्फेयर से रिलेटेड है, कुछ ऐसा स्फेयर होता है, स्फेयर से ही रिलेटेड है। इसमें दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ना कैसे पहचानेंगे कि कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? भी देखो, कॉन्केव जो टर्म हमने लिखा हुआ है इसमें एक टर्म आ रहा है केव। ठीक है, केव ना, केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा हमेशा किधर की तरफ होती है? अंदर की तरफ। तो हमारा जो कॉन्केव मिरर होगा, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा अंदर की तरफ होगा। कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा। बाकी जो बाहर वाला सरफेस है ये पॉलिश्ड होगा। ठीक है, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा और ये अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड सरफेस होगा। पॉलिश्ड सरफेस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखेंगे कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है। तो देखो, ये वाला जो सरफेस है ये कुछ ऐसा है, तो इस पे पड़ने वाली जो लाइट होंगी ये बेंट होके अंदर की तरफ आएंगी। यानी यहाँ से जो ठीक सेंटर से जो लाइन जाएगी वो तो उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ से लाइट की रेज आएगी, यहाँ से लाइट की रेज जाएंगी, यहाँ से लाइट की रेज जाएंगी, तो ये क्या होगा? ये अंदर की तरफ ऐसे रिट्रेस हो जाएंगी, सॉरी डाइवर्ट हो जाएंगी। तो ये मिरर जो है, ये कॉन्केव मिरर जो है, ये क्या कर रहा है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज कर रहा है, मिला रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और ये ठीक उसके उल्टा करेगा, डाइवर्ज कर देगा। देखो, सेंटर से जाने वाली लाइट रे तो उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, लेकिन ये जो सरफेस है कुछ ऐसा है और इस पे पड़ने वाली लाइट रे इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। इसलिए इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यानी कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब समझेंगे कि कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कोई भी मिरर हो तो इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, सारे टर्म्स को हम लोग सीखेंगे।
ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी शेप लेते हैं। बेसिकली हम कोई स्क्वायर लेते हैं, सॉरी स्फेयर लेते हैं, और ऐसे एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर नहीं हो पा रहा, इस पे क्या करेंगे हम लोग, तो कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, स्फेरिकल मिरर, जैसे वो चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। कॉनकेव भी देख लेते हैं बना के हम लोग। तो यहाँ पे एक ऐसे हम लोग मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स के लिए भी ठीक ऐसा ही हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या टर्म्स आते हैं ये समझते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजी समझेंगे हम लोग, क्या क्या टर्म्स आते हैं इसमें। तो देखो, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर है, ये पूरा मिरर किस मिरर का पार्ट है, ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। यानी अगर एक इसको पूरा हम लोग स्फेयर का ऐसे अगर बनाएंगे तो ये हमारा स्फेयर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी बोलेंगे। वहीं पे ये जो हमारा मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका भी एक सेंटर होगा, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो पी क्या होता है, पी इज बेसिकली पोल। नाउ व्हाट इज पोल? पोल इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद से सी क्या है? सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर of which the mirror is a part. That means ये C क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, यानी ये उस स्फेयर का सेंटर होता है जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ कुछ टर्म्स आते हैं, जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि सेंटर से स्फेयर के किसी भी पॉइंट तक एक लाइन जाती है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा रेडियस है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हमें डेफिनेशन लिखना होगा तो हमें ठीक ऐसे ही लिखेंगे जैसा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का लिखा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका डेफिनेशन बनाना होगा तो ऐसे लिख देंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है जिसका ये मिरर पार्ट है। ठीक वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को एफ को हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फोकस इज अ पॉइंट ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस एक पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है। उसके बाद से फोकस से पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ का भी हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं कि फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये सारे टर्म्स आएंगे,
इसके बाद एक और टर्म आएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए एक लाइन जाती है जो दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो सकती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो सारे टर्म्स बस याद रखने हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे टर्म्स को बस हमें याद रखना है। चलो उसके बाद से हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर। एक और चीज यहीं पे बता देता हूँ कि ये पूरा जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये आधा क्या है, फोकल लेंथ है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये कितना होगा, फोकल लेंथ का 2 गुना होगा। ठीक है, यानी f का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो r के बराबर हो जाएगा। ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। या इसी को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो फोकल लेंथ कितना होगा, r के आधा हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं रूल्स के लिए। कॉनकेव मिरर या फिर कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रूल्स होते हैं वो चारों रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर्स के लिए 4 रूल होंगे और चारों रूल को हम लोग पढ़ते हैं। चारों को मैं बोर्ड पे पहले से ही लिख कर रखता हूँ बिकॉज हमारा टाइम सेव होगा उससे। ठीक है, चलो इसी पे पहले हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, फिर साइन कन्वेंशन समझने के बाद हम लोग आगे रूल्स पे बढ़ेंगे। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है। यहां से अगर एक हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, तो इसके राइट साइड में जो भी डिस्टेंसेस होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी डिस्टेंसेस हैं अगर मिरर के राइट साइड में हैं तो वो सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पॉजिटिवली मेजर करेंगे। इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे इधर के जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिवली मेजर किए जाएंगे, उनको हम लोग पॉजिटिवली मेजर करेंगे। वहीं पे उसके जो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग नेगेटिवली मेजर करेंगे। हमेशा ये जो डिस्टेंस होगा पोल से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस, हमेशा इसको नेगेटिवली मेजर करेंगे। यानी हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा वो नेगेटिव हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर किए जाने वाले डिस्टेंस, जैसे ये वाले डिस्टेंस को या फिर हाइट बोल सकते हैं उसको, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का कोई डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिवली मेजर करेंगे, और अगर इसके नीचे के डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग नेगेटिवली मेजर करेंगे। ठीक, एक और चीज जानते हैं, देखो अगर लाइट रे इधर से जा रही है, ठीक, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक, अगर मानते हैं कोई लाइट रे है इधर से जा रही है, चलो सपोज करते हैं कोई लाइट रे है इधर से जा रही है, तो ये सरफेस ऐसा है ये इसको इधर की तरफ कन्वर्ज कर देगा, और इधर से एक लाइट की रे जा रही है तो वो इधर की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी, यानी यहाँ पे एक फोकस होगा। फिर आगे रूल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उसी पॉइंट पे इमेज बनता है, या उसी पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। तो इमेज को बनने के लिए मिनिमम 2 रेज का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो इमेज बना वो रियल इमेज बना, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में जाके मीट कर रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बना वो रियल इमेज बना। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज को हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, और भी टाइप्स होते हैं इमेज के, उसको हम लोग देखेंगे। ये होता है रियल इमेज। और सपोज करते हैं कोई एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इस पे लाइट की रे जा रही है, ठीक है, इसका फोकस इधर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका जो स्फीयर है वो इधर की तरफ आगे कहीं पे बनेगा। तो ये वाली जो लाइट की रे वो जाएगी तो एक्चुअली वो इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे इधर से कोई लाइट की रे गई तो वो एक्चुअली तो इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, कहीं पे मिलने के चांसेस तो रियल में नहीं है। बट इन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा
तो इस पॉइंट पे इमेज बनाएगी। तो इधर जो इमेज बना वो रियल इमेज नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, लाइंस को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तब इमेज बन रहा है। तो वैसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एक और चीज देखेंगे कि अगर साइज की बात कर ले हम लोग, अगर ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उसका इमेज का भी साइज उतना ही है, तो वैसे इमेजेस को हम लोग बोलेंगे कि सेम साइज का इमेज बना है, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज जो बना वो सेम साइज का बना है। अगर ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एनलार्ज्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनलार्ज्ड इमेज, या फिर इसी को मैग्नीफाइड इमेज भी बोला जाता है, एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड। अगर ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड यानी छोटा, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा हो गया। तो ये तो साइज की बात रही। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का जिधर हेड है, इमेज का हेड भी उधर की तरफ ही है, यानी सीधा इमेज बना है, ऐसे सपोज करते हैं बस कि सीधा इमेज बना है, तो सीधे को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। और अगर इमेज उल्टा बन जाता है, सपोज करो यहां पे बन जाता है, ठीक है, उल्टा बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो ये सारे इमेज के टाइप्स थे, रियल, वर्चुअल, फिर साइज के बारे में हमने बात की, ठीक है, ये नेचर होता है, उसके बाद से ये साइज होता है, उसके बाद से पोजीशन भी हम लोग देखेंगे आगे, बट जब पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे पोजीशन क्या होता है। अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं अपने रूल्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं चार, वो चारों रूल्स पढ़ने वाले हैं, और मैं पहले से उस रूल को लिख के रखता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो, तो हम लोग जो चार रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन चारों रूल्स को पहले कवर करते हैं हम लोग। इसमें सबसे फर्स्ट रूल ये है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कि कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे यहाँ पे फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक, यहाँ के लिए भी वही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो लाइट रे एक्चुअली तो इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, बट उसको जब हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी। सेकंड रूल जो है ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, कि कोई भी लाइट की रे अगर फोकस से होके जाती है, मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे, ठीक है। कोई भी लाइट की रे अगर फोकस से होके जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ऐसा एज्यूम करते हैं कि चलो कोई लाइट की रे यहां से जा रही है फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे हो जाएगी, ठीक है। वो लाइट की रे एक्चुअली में उधर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला सरफेस हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये हमारे दो रूल्स हो गए। पहला रूल ये था कि कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाती है, और सेकंड वाला रूल ठीक इसके उल्टा था, कोई लाइट की रे अगर फोकस से होके जाती है, मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। थर्ड और फोर्थ रूल जो है वो इससे तो इजी ही हो जाएंगे। देखो, थर्ड और फोर्थ रूल भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है।
थर्ड रूल हमारा ये हो जाएगा कि कोई भी लाइट की रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है और मिरर पे इंसिडेंट होती है तो वो अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, लौट जाएगी। जैसे हम मानते हैं कि कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो ये क्या करेगी, अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, जिस पाथ से गई है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि कोई लाइट की रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो ये क्या करेगी, अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। उसके बाद से फोर्थ हमारा रूल क्या होगा कि कोई भी लाइट की रे अगर पोल पे ऑब्लिकली फॉल कर रही है तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। कोई भी लाइट की रे अगर पोल पे ऑब्लिकली फॉल हो रही है जितने एंगल के साथ उतने एंगल के साथ ये ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे चारों रूल्स थे और चारों रूल्स पढ़ने के बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन बस पढ़ने वाले हैं, बस इमेज फॉर्मेशन बचा है। तो उसके बाद से हम लेंसेज पढ़ेंगे और लेंसेज हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अदरवाइज ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंसेज कवर करने वाले हैं।